आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 25 किताबों पर बैन का मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हुई है समाअत। एचसी ने 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की है। हाई कोर्ट ने कई लोगों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की है। इन 25 किताबों पर झूठे और अलहदगी पसंदी फैलाने का इल्जाम है। वजारत दाखिला के 5 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया गया है। वजारत दाखिला के हुक्म पर बैन की गई हैं ये किताबें। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने 25 किताबों पर बैन मामले पर सुनवाई की है। इस मामले पर हाई कोर्ट 4 दिसंबर को हतमी समाअत करेगा। दरअसल वजारत दाखिला के हुक्म पर सरकार ने इन 25 किताबों पर बैन लगाया है और इन किताबों पर झूठ और अलहदगी पसंद सोच फैलाने का इल्जाम लगा है। इस मामले को कुछ लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजारों को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और आज इसी मामले पर सुनवाई हुई है। इस मामले पर कई अहम शख्सियात ने अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर अब हतमी समाअत 4 दिसंबर को होने की उम्मीद है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 25 किताबों पर बैन लगाया गया है, इसी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ अगली सुनवाई भी जल्द ही होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि वजारत दाखिला के हुक्म पर सरकार ने इन 25 किताबों पर बैन लगाया है और इन किताबों पर झूठ फैलाने का भी इल्जाम है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ ये मामला बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से इसमें समाअत की गई है, 25 किताबों पर बैन लगा है। देखिए, अलग अलग पटिशनर ने जो जो किताबें लगभग 25 किताबें बैन हुई थी उनके ऊपर जो है वो पीएस दाखिल की थी, जिसके बाद जो कोर्ट ने हेयरिंग की है और नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 4 दिसंबर को रखी गई है। होम डिपार्टमेंट को चैलेंज किया गया था जब सरकार ने 25 किताबों को बैन इसलिए किया था क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव और प्रोपोगंडा बुक्स थी, तो इसलिए इनको जो है वो बैन कर दिया था। लेकिन इसको लेकर एक पत्रकार सीपीआई लीडर हो गए, उसके अलावा 2 वकीलों ने जो है वो पिटीशन फाइल की थी और इस पर जो है वो कहा था कि इन किताबों से बैन हटा देना चाहिए क्योंकि जो सरकार ने तर्क रखा है वो बिल्कुल गलत है, नैरेटिव गलत है। तो ऐसे में इसको लेकर सुनवाई जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो कर रहा था, उसमें जो स्पेशल बेंच थी वो कर रही थी। लेकिन अब इसको लेकर जो आज हेयरिंग हुई है, इसको लेकर अब नेक्स्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर रखी गई है और इसको लेकर साफ तौर पर क्योंकि ये मुकदमा जो है अलग अलग लोगों के द्वारा इसमें इसको लेकर अपनी बात रखी गई है और कहा गया है कि सरकार ने ये गलत तरीके से ये किताबों को बैन करने का काम किया है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि बैन किया जा सके। तो इसको लेकर कोर्ट इस पर अगली कंटिन्यू सुनवाई कर रहा है और दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी उनको जवाब देना है 4 दिसंबर को। इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं पटिशनर जो है वो भी अपनी इसमें बात रखेंगे। तो इसको लेकर अब जो है नेक्स्ट हेयरिंग 4 दिसंबर को होने वाली है। कहीं ना कहीं जब ये किताबें बैन हुई थी इसको लेकर काफी चर्चा भी करवाई थी, क्यों इस तरह से जो लिटरेचर है इसको बैन किया गया है और आखिरकार में क्या है ऐसा, क्योंकि सरकार ने ये पक्ष रखा था कि इन किताबों में अलग अलग तरीके से फॉल्स नैरेटिव और प्रोपोगंडा जो है वो मेंशन किया गया है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में मिसकम्युनिकेशन और एक गलत विचारधारा जो है वो प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में इन किताबों को इस तरह के तर्क देके जो है वो बैन किया गया था। लेकिन जो पटिशनर है उनका अपना तरीका, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी इसमें ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि देखा जा सके कि यहाँ पर लोगों का माइंड वॉश करता हो या फिर एक गलत नैरेटिव या फिर एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हो। तो उसको लेकर उन्होंने पटिशन फाइल की है। ओवरऑल इसको लेकर आप आगे भी जो है वो सुनवाई होगी, तो देखना ये होगा कि क्या इस पर कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन फिलहाल 4 दिसंबर के लिए नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है वो रखी गई। ख्वाहिश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की किताबें हैं? 25 किताबें लगभग बताई जा रही हैं, क्योंकि इन किताबों में झूठ और नफरत फैलाने का भी इल्जाम है और ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ी सुनवाई की गई है। वहीं मरकजी सरकार ने भी इस पर बैन लगाया है। देखिए, अलग अलग इसमें जो लेखक हैं उनकी किताबें बैन की हैं। बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं अलग अलग तरीके से, और क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर कई सारी किताबें हैं ऐसी और जो क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है कहा जाता है सरकार की तरफ से, उसमें छेड़छाड़ या इस तरह की चीजें जो है वो किताबों के जरिए बताई गई हैं। एक गलत तरह का नैरेटिव जो है वो रखा गया है इसमें। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो ऑथर है उसकी बुक्स जो है उन्हें बैन किया गया। ओवरऑल तमाम चीजें जो है वो अब आगे इस पर देखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बड़े देश के ऑथर्स हैं जिनमें अरुंधति राय है, ऊंची नूरानी है, इस तरह के जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें हैं वो प्रोपोगेट कर उन्होंने बताया कि वो करती हैं, इसलिए इसको जो है बैन किया गया था।
अब इस पे आगे और कुछ चीजें भी निकल के आएंगी। जो पटिशनर्स हैं उन्हें अपने अपने तर्क रखने हैं, तो यकीनन कोर्ट के समक्ष जो है पूरा इसको लेकर डेटा रखा जाए, देन कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्या किताबें बैन रखेंगे या बैन हटा दिया जाएगा। जी, तो फिलहाल आपको बता दें कि 4 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इन 25 किताबों पर बैन लगाया गया है। ख्वाहिश बने रही हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वही कठुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ के चड़वाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है। दरअंदाजी के इम्कान के सबब फौज अलर्ट मोड पर है। कठुआ के चड़वाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आज सुबह ही बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन एसओजी कठुआ, सीआरपीएफ और मकामी पुलिस की ज्वाइंट टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। वहीं जराये के मुताबिक ये तलाशी मुहिम भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से दहशतगर्दों की घुसपैठ के इम्कान को देखते हुए शुरू किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां इलाके में मुश्तबे सरगर्मी पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बारे में नव तकर्रुर एसएसपी ने हिदायत दी है कि किसी भी तरंदाजी के इम्कान को रोकने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने जवानों को भी अलर्ट मोड पर रहने और सभी हसास इलाकों पर खास निगरानी रखने की हिदायत दी है। जानकारी के मुताबिक चड़वाल इलाके में पहले भी कई दहशतगर्दाना सरगर्मी देखी जा चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बार कोई भी चूक न होने का अहद लिया है। इसी पर ख्वाहिश हमारे साथ बने हुए। ख्वाहिश से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में कितने दहशतगर्द लगभग इलाके में छुपे हो सकते हैं? देखिए, जो जम्मू बेल्ट में जो सक्रिय आतंकी हैं, इनकी तादाद तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, लेकिन कठुआ से लेकर डोडा और उधमपुर के अपर रीचेस में आतंकियों ने अपनी यहाँ पे सेफ हाइड आउट बनाए हुए हैं और लगातार ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इस बीच फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च पैड पे लगातार आतंकी वहाँ पे है और इसको लेकर बीएसएफ ने भी ये इनकार जताया है कि भविष्य में होने वाली स्नोफॉल हो या फिर फॉग का जो ये फायदा उठा करके जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ जो है वो जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर का दायरा है जम्मू संभाग में उस पर सिक्योरिटी टाइट किए हुए हैं और बॉर्डर सटे इलाकों में समय से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसको देखते हुए अगर हम एसओजी की बात करें या फिर जो स्पेशल दस्ते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कहीं ना कहीं कि कोई नया आतंकी जो है वो इस तरफ तो नहीं आया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आतंकी बैठे हुए हैं उनको लेकर जो है मैन हंट बड़े पैमाने पर जो है सेना चला रही है ऊपर रीचेस में, पहाड़ों पे, और इस बीच कई बार कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन इस बार आतंकी जो है वो वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते, दूसरी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां लगातार जम्मू संभाग की जो ओल्ड ट्रेडिशनल रूट है टेररिस्ट का, उस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और अपनी ग्राउंड इंटेलिजेंस लगातार उसको उसमें बढ़ावा किया हुआ है। क्योंकि अगर कठुआ बेल्ट की बात करें, प्रॉपर बहुत बड़ा ये इलाका है और यहाँ पर पिछले कुछ दशकों की हम अगर स्थिति देखें तो ये बिल्कुल शांत था, सिर्फ ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था ये रास्ता। लेकिन जिस तरह से कश्मीर पे आतंकवादियों को पूरी तरह से नकेल ने कसी है, ऐसे में जम्मू संभाग में आतंकी एक्टिव हुए और यहाँ पर उन्होंने कई सारे हमले अंजाम दिए हैं। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट उनके लिए जो है बहुत सेफ हेवन बन के सामने आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे इलाके थे जो खाली थे, सुरक्षा एजेंसियां या सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से हमले बढ़े हैं उसके बाद से तैनाती बढ़ाई गई है। पर्टिकुलरली जो प्लेन एरियाज हैं नेशनल बॉर्डर के आसपास के, वहां पे भी संख्या काफी बढ़ाई गई है और समय पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कई दफा ड्रोन भी स्पॉट किए जाते हैं और उसके बाद भी मैसिव जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जम्मू से लेकर सांबा और सांबा से कठुआ तक पूरा बॉर्डर इस समय अलर्ट पर है और त्योहारी चीजों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मुस्तैदी बरती हुई है और छोटी छोटी बारीक चीज पर वो नजर बनाए। और जाहिर है ये एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एसएसपी की तरफ से भी हिदायत जारी कर दी गई है और एक बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी मौके पर नजर आ रहा है। इससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में ऐसी सरगर्मियां देखी गई है। ऐसे में जानना चाहेंगे क्या ऐसी कोई जानकारी ऑफिशियली सामने आई है, किस तंजीम से ये दहशतगर्द जुड़े हो सकते हैं, ये तार कहाँ से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, अगर हम एक्टिव जो संगठनों की बात करें जिसमें जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये संगठन है, उसके अलावा टीआरएफ से जुड़े हुए आतंकी हैं, ये तंजीमें हैं जो बड़ी ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करा रही है, उनके आतंकी मौजूद भी हैं। इवन की पाकिस्तानी ट्रेंड और पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी हैं, वो भी इस समय जम्मू कश्मीर में कई जगह छुपे हुए हैं। इनकी तलाश जो है सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कर रही है और जो स्पेशल दस्ते हमारी फोर्सेस के वो जंगल खंगाल रहे हैं। लेकिन ये जो आतंकी हैं, ये हाइड आउट ऐसे इन्होंने बनाए हैं जिसमें कहीं महीने तक छुपे रह सकते हैं और काफी ज्यादा रसद लेके ये लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है ग्राउंड सपोर्ट OGW की तरफ से मिल रही है, इस कारण छुपे रहते हैं। और कई दफा के पिछले कुछ दिनों में देखा है
कि कई पैमाने पे हथियार, कम्युनिकेशन सेट्स, उसके अलावा खाने पीने की चीजें और इनके जो हाइड आउट्स में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो भी बरामद हुई हैं। तो ओवरऑल इससे यही अंदेशा और चीजें पता चलती हैं कि आतंकी सक्रिय है और है, बिल्कुल इन्होंने बनाई हुई है जगह और ये समय समय लोकेशन चेंज करते हैं और स्थानीय इनको सहायता वो मिलती रहती है। ओवरऑल कठुआ जो है, कठुआ का प्लेन बॉर्डर जो है, वहां पर कई सारे ऐसे सूखे दरिया है जो बरसातों में तो जहाँ पानी रहता है लेकिन उसके बाद साल भर में सूखे रहते हैं। तो वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो जाती हैं या फिर इस तरह से वहां पे प्रॉपर जो है तार बंदी भी नहीं हो रखी है। तो ऐसे में इन जगहों से ही इंफिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको फोकस रखते हुए या बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए इवन की पंजाब की तरफ भी जो बॉर्डर है नियर बाय जो कठुआ से लगता हुआ पठानकोट का, वहां पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की इंफिल्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में ना हो उसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और वहीं सरकार के तालिबान से बातचीत करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपने जिस तालिबान को कभी दहशतगर्द कहा था उससे तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों से बात करने में आपको क्या परेशानी है? आप अपने लोगों से क्यों बात नहीं करते हैं और कश्मीरियों से क्यों बात नहीं करते? आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? अपने लोगों का गला दबा के क्यों रखा हुआ है? कोशिश कैसे होता है जिस पर लख इसके कत करना तो ये तालिबान तो ये सुदबान जो दाढ़ी वाला है उसकी दाढ़ी नोचते थे आपके लोग मुल्क के अंदर, टोपी सर से हटाते थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो। अच्छी बात है, अगर तालिबान के साथ बातचीत करने से, अच्छे रिश्ते बनाने से मुल्क को फायदा होता है, हिंदुस्तान को फायदा होता है, मगर पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके स्कूल आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, पहले उनके साथ दिल जोड़ो। बीएसएफ की तरफ से वुलर मैराथन से कुदरती पानी के चश्मे की तहफ्फुज के लिए आवाज उठाई गई। इस बारे में बीएसएफ जवान ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में क्या कुछ पैगाम दिया, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वाहिद मकबूल। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएफ मैराथन का वो आयोजन किया था और बहुत सारे लोगों ने, खुसूसन जो यूथ्स है, महिलाएं हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे से एक पार्टिसिपेंट्स है, उनसे बात करेंगे, खुश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ से और ये थोड़ा पहले बताएं। सर मैं शाहिदा परवीन जम्मू से हूँ और मेरा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे है वुलर लेक में। मैंने 10 किलोमीटर किया है, 21 में मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बट 10 किलोमीटर मैंने किया और काफ़ी अच्छा हुआ मेरे से। अच्छा, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर भी 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका जो थीम था रन विद बॉर्डरमैन, आपने रन विद बॉर्डरमैन आज किया, तो कैसा फीलिंग हुई वो थोड़ा बताएं। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअली मैंने सेकेंड टाइम किया है, फर्स्ट टाइम मैंने अटारी बॉर्डर में किया था और मेरा ये सेकेंड एक्सपीरियंस है बीएसएफ का और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। अच्छा, अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो यहाँ का वातावरण कैसा लगा? वातावरण तो बहुत अच्छा था, स्पेशली यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से, जैसे कोई बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। सबसे ज़्यादा यही मुझे अच्छी बात लगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से वुलर मैराथन हुआ, इसकी एक बड़ा मकसद ये भी था जो एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है उसको किस तरह से बचाया जाए, तो थोड़ा उस हवाले से थोड़ा बताएं। उसको ये कि हमें क्या करना है कि जैसे हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है वुलर लेक जो है, यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर लेक जिसको हम कहते हैं, इसको हमें जैसे पोल्यूशन जो है, जैसे अभी हम चिप्स खा रहे हैं, बॉटल्स खा रहे हैं, मतलब कि बॉटल्स मतलब फेंक रहे हैं, हमें क्या करना है कि डस्टबिन में हमें सबसे पहले हमें ये चीज़ हमें स्टार्ट करनी है। तो वहीं से जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ हमारी ठीक रहेगी। तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो साफ रहेगी। अच्छा, ब्रीफ मैसेज क्या रहेगी यूथ्स के लिए, खुसूसन महिलाएं के लिए? महिलाएं अक्सर हमने देखा कम पार्टिसिपेट ऐसे प्रोग्राम्स में कर रहे हैं। मेरी महिलाओं से यही है कि आप सुबह जल्दी उठें, ठीक है। और रही बात टाइम की, टाइम तो किसी के पास नहीं है, बट टाइम आपको निकालना है। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो आपको टाइम निकालना है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये मकसद है कि एशिया की सबसे मीठे पानी झील वुलर को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए झील वुलर से मैं वाहिद मकबूल।
कश्मीर वादी में रिवायती धान कटाई का मौसम जोरों पर है, जिसे मकामी जबान में हरुद कहा जाता है। जी जम्मू कश्मीर टीम ने गांदरबल जिले के लार तहसील का दौरा किया, जहां किसान अपने खेतों में फसल काटने में मशरूफ नजर आए। कटाई का हर अमल फसल काटने से लेकर गांठ बांधने और मड़ाई तक पुरानी रिवायत के साथ अदा किया जा रहा है। हालांकि इस बार मौसम ने किसानों की मेहनत पर असर डाला है। तेज बारिश और इरेगुलर टेम्परेचर से पैदावार में कमी आई है। किसानों ने भी ये कहा है कि लगातार तामीराती काम में बदलना और उनकी रोजी रोटी और रिवायत दोनों के लिए खतरा बन गया है। इसके बावजूद गांव में इज्तिमाई मेहनत और यकजहती के जज्बात बरकरार हैं। किसानों का कहना है कि हम सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि अपनी जमीन और विरासत बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आजकल जो यहाँ ये सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, धान की हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ के लोकल जो होते हैं, अपनी ज़मीन जो होती है, अपना जो खेती होती है, वो यहाँ के लोग ज़्यादातर काम करते हैं और बाहर के लोग भी यहाँ काम करते हैं और बहुत अच्छे प्यार से इनसे भी हम अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इनसे मोहब्बत भी करते हैं और ये अच्छी तरीके से हमको हमारा काम भी अच्छी तरीके से करते हैं। और जो हमारा ये इस वक्त हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, जो जिसको कहते हैं मूंड कहते हैं और शुभ भी कहते हैं, जो कि ये होता है धान जिसमें छुमाई होती है धान की, तो वो अच्छी तरीके से होती है, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं मूंड और कश्मीर उसको बोलते हैं शुभ, जिसे ये धान जो इसकी सफाई करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, क्या वजह है? कि देखिए ये बात आपकी सही है। ये तो ज़मीन का माहौल है, ये ज़मीन का माहौल है। हमारा जो पानी आ रहा है, जो कि लद्दाख से आ रहा है, यहाँ तो हमारे जो ये गाँव है, यहाँ तो ठंडी होती है। इसलिए हमें जो यहाँ पर जो साजगार होता है, ज़मीन जो कहती है कि हमको ये फसल चाहिए, फिर मसलन कोई चाइना करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई यहाँ का लोकल रूसी करता है, इसमें ज़मीन में जो जिसकी मर्जी होती है वही वो करता है वो लोग। तो हमारा जो है, हमने किया है कि एक्सपोर्ट जो कि हॉर्टिकल्चर से आता है, हमने वही किया अपनी ज़मीन में। अत मेहनत करान, वनकन छम्बान करान, खुशी सान यवान, पान करान काम, करो मजूरी, पान वसान, पान करान काम असल पे, मगर लोल भर ज़रात वरियस कमोमुत, वनकन वटान, वनकस गि संभालने युन। अगर फल राय फेरान, गसन फल 4 पत्थर पे असल पे काम करान, टेंशन परवाह बरान, मोहब्बत सान ये लोल बरान ये ज़रातस, क्या ज़रात वरियस ओश करान पानस। वनकस परेशानी, वनकस वटन काम करान, यह गि बोहरन त खसन, यह गि छमन तुन, गसन फल 4 गि संभालने युन, गसान प्रॉब्लम, हेको न कर, वनकस हेकत, नेरान जमीन डूरिस पे करान कह टेंशन। तुम करो, तुम बड़ो लोल ये ज़रातस। मतलब जिस टाइम नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम हुई, तो फिर नुकसान हुआ। ये मतलब टूट गई शाली, इसका मतलब ख़राब हो गया, निस्फ ख़राब हो गया और इसका थोड़ा ये रह गया, कच्चा ही रह गया, पूरा नहीं हो गया, इसका नुकसान ही हो गया। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि जब इस तरह का नुकसान होता है, खास तौर पर मौसम की वजह से, तो सरकार को क्या इकदाम सरकार को करना चाहिए? मतलब ये गरीब लोग हैं, जो भी मतलब ये किसान लोग हैं, गरीब तबका है, अगर मतलब सरकार को मतलब आए कुछ तो मतलब करना है, कुछ मदद करना है मतलब इनको किसानों को। हार्वेस्टिंग के इस प्रोसेस में आखिरी स्टेप जो आप मेरे पीछे इस वक्त इस खातून को देख रहे हैं, वो है जो ये शुभ के ज़रिए जो फसल है उसको अब अलग कर रहे हैं। यानी कि हवा का रुख जिस तरफ होता है उसके ज़रिए से जो हल्का और जिसके अंदर दाना नहीं होता वो हवा के साथ उड़कर अलग हो जाता है, और जो भारी जिसमें दाना होता है वो नीचे गिरता रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी पैकिंग होगी और फिर इनको मशीन्स पर भेजा जाएगा, जहाँ पर फिर चावल जो है इनसे निकाले जाएंगे। तो ये पूरी एक
प्रोसेस थी हार्वेस्टिंग की, जहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। वहीं किसानों का ये मुतालबा है कि सरकार कुछ इक़दाम उठाए, जो नए जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। इनको कई तरह के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें SR2, SR3, SR4 है। और यहाँ पर इस वक्त जिस फील्ड में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर SR4 का बीज इस्तेमाल कर यहाँ पर ये फसल जो है वो उगाई गई है। वहीं पर SR5 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो बालाई इलाकों में जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ इनके मुतालबात हैं जिनमें इनका कहना है कि सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कमी आती जा रही है। तो ये सारे कुछ इनके खदशात हैं जिसके लिए चाहते हैं कि सरकार इक़दाम उठाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांदरबल से मैं सबा अंसारी। शोपिया की तारीखी जामा मस्जिद के रेनोवेशन और बहाली का काम जोरों शोरों से जारी है, जिसे देखकर जिले के लोगों और इस्लामिक स्कॉलर में खुशी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मस्जिद की सदियों पुराने आर्किटेक्चर को बरकरार रखते हुए इसके आसपास के इलाके में रोशनी और रास्तों को बेहतर बनाना है। इस बारे में शोपिया के MLA एडवोकेट शबीर अहमद, जिन्होंने साइट का दौरा कर काम का जायजा लिया, उन्होंने कहा कि मस्जिद को उसकी असली शान शौकत बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद शोपिया की कदीम सकाफत और मजहबी हमंगी की अलामत है और इसकी बहाली हम सब की जिम्मेदारी है। मकामी लोगों ने भी सरकार की इस पहल की तारीफ की है और इसके लिए शुक्रिया अदा किया। एक तो लोग यहाँ पर शोपियान की पहचान है ये जामा मस्जिद, और लोगों का रोजगार भी यहाँ से बढ़ता है। जो लोग वहीं से बाहर से आते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार है। इस वक्त जो ये 100 फुट है इसके लिए बहुत मजबूरी है। इस वक्त इसके जो जामा मस्जिद का बैक साइड है वो तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करने चाहिए चारों तरफ से, जिससे यहाँ पर बाकी हिस्टोरिकल प्लेस जो भी रिलीजियस प्लेस आते हैं हम सराहना करते हैं उन डिपार्टमेंट को जिन्हें वो अपने हाथ में लिए हैं और उनके एप्लीकेशन लिए काम किया है। जो अहले सुन्नत है और हमारे अहले एतिकाद जो है, इंशाल्लाह इसको हम भरपूर तरीके से मदद भी करेंगे और इंशाल्लाह शाना बशान इनके साथ चलेंगे। बाकी रही आपकी बात तालीम तरक्की की, तो इंशाल्लाह ये जो बेड़ा हमने उठाया है ये इस पर बहुत से सियासी लोग 90 से लेकर आज तक उन्हें इसको डिरेल करने की कोशिश की। बहुत से हर्डल इन्होंने इस मस्जिद में लगाए और यहाँ ये भी आज तक ये फिर अदालतों तक पहुँचा। लेकिन अब इंशाल्लाह वक्त आ गया, हम इसको अपना जो इसकी पहचान है, इसकी जो अहमियत है, तारीखी अहमियत है, तो इसको हम बहाल करेंगे और इंशाल्लाह जो तामीर तरक्की आप देख रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तामीर तरक्की की तरफ भी। और इंशाल्लाह आप 5 साल में आप देखिए जामा मस्जिद का जो शोपियान की तारीखी जामा मस्जिद है, इसकी तामीर तरक्की और इसका अजमत रफ्ता कहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह ये कश्मीर की सबसे बड़ी जो अहले एतिकाद के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाएगी। कुलगाम के किलाब में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक उम्रदराज खातून जख्मी हो गई। एक डंपर ने खातून को टक्कर मार दी। इस हादसे में हनीफा बानो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। हादसे के बाद हनीफा को PSC किलाब में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें GMC अनंतनाग रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुलगाम के डीएचपोरा में पिछली रात खौफनाक आतिशबाजी का मामला पेश आया, जिसमें रिहायशी मकाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये मकान फारूक अहमद दोबी का है। मकामी लोगों का कहना है कि आग अचानक लगी और तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। हादसे की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस आतिशबाजी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि मुतासिर शख्स को बड़ा माली नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने जाए हादसा का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया है।